नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश लोग जो है अपनी अपनी क्लिनिक या हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जो क्लिनिक का सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या मैन पावर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और ऐसे अक्सर सवाल जो है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, वीडियोज़ में या टेलीग्राम पे आते रहते हैं। बहुत लोग पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि इस पे एक वीडियो बनाइए जिसमें कि पूरा सेटअप के बारे में पता चले, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो इसके लिए एक अलग से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है जिसमें कि 10 बेड के लिए 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 या 100 से ज़्यादा बेड के लिए या हॉस्पिटल के लिए उसमें सारी गाइडलाइंस दी गई है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और बाकी जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है, रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल ओपीडी के स्तर पे ही बताएंगे कि केवल ओपीडी अगर आप चलाना चाहते हैं, आप सिंगल यानी कि सिर्फ आयुर्वेद की या यूनानी की या होम्योपैथी की, तो उसमें क्या रूल्स लगेंगे। या आप पॉली क्लिनिक चलाना चाहते हैं जिसमें कि आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, योग हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये गाइडलाइंस हैं। लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे सिर्फ ओपीडी लेवल पे, यानी कि विदाउट एनी बेड आप कोई एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन की बात करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, इंडोर चलाएंगे, तो रूल्स रेगुलेशन जो है काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको एलोपैथी से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड सब डिटेल्स है जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में आता है। तो इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पे साइड में आपके यहाँ साइड में बहुत सारे आपको टैब्स मिलेंगे। इस टैब में आप यहाँ पे जाएंगे मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे, यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड एलोपैथी और आयुष, आपको आयुष पे जाना है। आयुष पे क्लिक कीजिए। आयुष पे क्लिक करने के बाद ये सारे अलग अलग देखिए आयुष के जितने सिस्टम है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, स्वारिक, यूनानी, योगा, सब आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग बेड वाइज है, 10 बेड, 11 to 30, 31 to 50। इसमें सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है क्लिनिक का, ये सिर्फ ओपीडी के लिए, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पेज डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट निकाल कर सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसमें जो केवल ओपीडी लेवल का है, जो आयुर्वेद क्लिनिक के लिए है, उस पर और क्या क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिक और पॉली क्लिनिक ओनली कंसल्टेशन ऑफ आयुष के लिए जो डिफिनीशन है, यहाँ पे डिफिनीशन का मतलब क्लिनिक का इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि कोई भी एक स्ट्रीम सिंगल रजिस्टर्ड आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक, होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कोई भी एक जब स्टार्ट करेगा अपनी क्लिनिक तो क्लिनिक है। अदरवाइज जब बहुत से लोग मिलकर मोर देन वन रजिस्टर्ड आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक, होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर। पॉली क्लिनिक का मतलब ये है कि जब मोर देन वन रजिस्टर्ड आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक, होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि बहुत से स्ट्रीम के लोग जब एक साथ मिलकर ओपीडी स्टार्ट करेंगे तो उसे पॉली क्लिनिक कहा गया है। तो वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स अलग है। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग अपेंडिक्स ऐड किया है, वो हम अभी लास्ट में बताएंगे क्या क्या मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए। जो आपकी क्लिनिक है वो है वेल इल्यूमिनेटेड, वेंटिलेटेड एंड मेंटेनिंग एडिकेट हाइजीन। तो जहाँ भी आपकी जो भी क्लिनिक है वो वेल हाइजीन मतलब साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और इल्यूमिनेटेड यानी कि वहाँ पे लाइट रोशनी अच्छी आनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे जो क्लिनिक है आपकी, द क्लिनिक शैल हैव ए प्रोमिनेंट बोर्ड और साइनेज डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द क्लिनिक इन लोकल लैंग्वेज एट द गेट और ऑन द बिल्डिंग ऑफ क्लिनिक। जहाँ पे आप क्लिनिक है, अगर किसी बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बाहर या क्लिनिक के बाहर एक अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए जिसपे आपकी क्लिनिक का नाम, डॉक्टर का नाम, वो भी प्रिफरेबली जो लोकल लैंग्वेज यानी कि आदमी समझ सके, कोई भी मरीज आए तो वो समझ सके, उस लैंग्वेज में होना चाहिए। उस बोर्ड पे क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ द रजिस्टर्ड आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। जो फी स्ट्रक्चर है प्रैक्टिशनर का, यानी कि आप कितनी फीस लेते हैं उसकी डिटेल रहेगी। टाइमिंग ऑफ द क्लिनिक्स, आपकी टाइमिंग क्या है वो रहेगी। सर्विस प्रोवाइडेड विद इन द फैसिलिटी, जो आपकी ओपीडी क्लिनिक है उस पर आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब डिटेल उस पर रहेगा।
और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो क्लिनिक है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है उसका डिटेल्स जो है आपको उस पर लिखना होगा। जैसे फर्नीचर और फिक्सर्स की बात है तो ऑलरेडी आगे आएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही है। ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास जो है जो डॉक्टर्स हैं वो तो होने ही चाहिए, लेकिन इसमें है कि जो सर्टिफाइड होने चाहिए, जो रिलीवेंट एक्ट है, जितने भी आपके पास प्रैक्टिशनर हैं रिलीवेंट एक्ट में वो सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड होने चाहिए। और वन सपोर्ट स्टाफ में बी प्रिफरेबली अवेलेबल, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टाफ आपके पास जरूर होना चाहिए डॉक्टर के अलावा, जो कि बाकी सब चीज़ों को हैंडल करे, मैनेज करे। इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स ये भी आपको आगे हम बताएंगे, अपेंडिक्स 1 में अलग से दिखा देंगे। जो लीगल और स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स इसमें है, पहला तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर विथ रेस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल, जहाँ पे आप हैं जिस स्टेट में है वहाँ के काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो। एग्जिस्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018, यहाँ पे चूँकि आप पेशेंट हैंडल कर रहे हैं तो आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट रूल है उस पर आपका अप्लीकेबल जो भी रूल है उसके अंतर्गत जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लिनिक, यानी कि जो आपके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो है अप्रोप्रिएट जगह पे जो रूल अप्लाई होते हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिपोर्टिंग, एवरी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट शैल मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट ट्रीटेड बाय इट एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स। तो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड आपको संभाल के रखना है और उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। अगर वो किसी नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको करनी है। अब आता है रजिस्ट्रेशन पेशेंट्स का। एवरी पेशेंट विजिटिंग द क्लिनिक शैल बी रजिस्टर्ड प्रेफरेबली बाय आधार नंबर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एक मरीज आपके पास जो भी है वो आधार नंबर से रजिस्टर्ड हो। इससे उनका एक डेटाबेस बेहतर बन जाता है और उनकी हिस्ट्री का आपको पता चल जाता है, या अदर देन आपके वो कहीं इलाज कराते हैं तो उनको भी सारी चीज़ें पता चल जाती है। और इसी में पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी चर्चा की गई, वो लास्ट पेज पे, वो भी हमको इसी वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के मैनेज आपको सारे इक्विपमेंट्स या उससे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। बायोमेडिकल वेस्ट है, फर्स्ट एड प्रोविजन शैल बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एम्बुलेंस रेफरल हॉस्पिटल शैल बी अवेलेबल इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके क्लिनिक में रहनी चाहिए। अब आता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फॉर क्लिनिक। यहाँ पे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, तो स्पेस मिनिमम 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए मिनिमम। ह्यूमन रिसोर्स में एक तो डॉक्टर होना ही चाहिए आपको और एक मल्टीपर्पज वर्कर जो बाकी सारी चीज़ों को कर सकता है। इक्विपमेंट में देखिए मिनिमम इतना है, ये आपके पास तो होना ही चाहिए, मस्ट है। स्टेथोस्कोप एक, बीपी एक, टॉर्च एक, थर्मामीटर एक, टंग डिप्रेशर एक, वेइंग मशीन 1, एक्सरे विवॉक्स 1, हैमर 1। और इसके अलावा भी कुछ रिक्वायर्ड है तो आपके पास होनी चाहिए। फर्नीचर में डॉक्टर टेबल, डॉक्टर चेयर, चेयर फॉर अटेंडेंट, एग्जामिनेशन टेबल, पेशेंट स्टूल, फुट स्टेप, इतने होने चाहिए। अदर्स में डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्टर्स विद द डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डॉक्टर, फीस, टाइमिंग ऑफ द क्लिनिक। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको डॉक्टर से या क्लिनिक से संबंधित थी। अब आते हैं पेशेंट के। पेशेंट्स के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी इसी में दिया गया है अपेंडिक्स 2 में। पेशेंट्स के राइट्स क्या हैं? टू एडिकेट रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर, कॉज ऑफ इलनेस, प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन एंड केयर, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, यानी कि जो बीमारी है उसका नेचर क्या है, कारण क्या है, आप जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उसका पर्पज क्या है, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ही मरीज को बता देनी है। दूसरा है टू एक्सेस ए कॉपी ऑफ केस पेपर्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स बिल। तो आपको पेशेंट की जो भी चीज़ें रिलीवेंट उसके इन्वेस्टिगेशन है, रिकॉर्ड्स है, बिल्स है, उसको आपको देना होगा, यानी कि पेशेंट का राइट है वो आपसे मांग भी सकता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे ज़रूरी है, स्पेशली सर्जरी के केस में या कोई प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो कंसेंट आपको लेना आवश्यक है। सेकेंड ओपिनियन भी इसमें है कि टू सीक सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट क्लिनिशियन ऑफ पेशेंट चॉइस विद रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ट्रीटिंग हॉस्पिटल। पेशेंट का एक अधिकार है को सेकेंड ओपिनियन किसी भी मामले में ले सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, ये तीन चीज़ किसी भी डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी मरीज आता है उसकी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी मरीज की बात को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। उसकी डिग्निटी
और प्राइवेसी, ये तीनों चीज़ों का ध्यान डॉक्टर को रखना है और ये पेशेंट का अधिकार है, इसलिए इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। कभी भी किसी भी मरीज की बातों को, उसकी बीमारी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में केवल क्लिनिक यानी कि ओपीडी के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं और पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं।